हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा मलिक आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसकी हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट 4 चल रही थी। कौन सी आपकी? रिकैप्सुलेशंस ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका आज का हमारा लास्ट टॉपिक ये बच रहा है रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये आज हम अपना कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारी ये यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देखिए रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ये रिलेटेड है रेजोनेंस से। अब रेजोनेंस क्या टर्म होती है, आप सभी को पता है। रेजोनेंस में क्या होता है, कॉन्जुगेशन पाया जाता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या हो, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूरे मॉलिक्यूल्स में फैल जाना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूरे मॉलिक्यूल्स में फैल जाना क्या कहलाता है आपका? रेजोनेंस। अब ये कैसे होता है, देखिए कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन पहले ये समझिए, जैसे ये होता है हमारा अल्टरनेशन। अल्टरनेशन का क्या मतलब होता है कि जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक दूसरे से अल्टरनेट ऑर्डर पे हो, मीन्स देखो जैसे यहाँ पर डबल सिंगल डबल, इस तरीके से ये जो क्रम या ऑर्डर होता है ये कहलाता है अल्टरनेटेड क्रम। अब अगर इसमें आपका क्या होता है, ये आपका अब इसमें क्या होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पूरे सिस्टम में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। उनका डीलोकलाइजेशन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यही हमारा क्या कहला रहा था, ये हमारा क्या कहला रहा था, रेजोनेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। अब देखिए, अब ये क्या कह, और ये ऐसा सिस्टम जिसमें अल्टरनेशन पाया जाता है पाई बॉन्ड्स का या सिंगल बॉन्ड्स का, वो क्या कहलाता है आपका? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब देखिए, चलिए इसकी थ्योरी देखिए। इट इज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मीन्स ये वाला, जैसे डबल सिंगल बॉन्ड डबल, इस तरीके का जो सिस्टम है ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाता है। इसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक वर्ड्स आर यूज्ड इक्वली इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच अदर। रेजोनेंस और मेसोमेरिक वर्ड ये एक दूसरे से क्या होते हैं, समान होते हैं एक दूसरे के, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है रेजोनेंस से। कहां पर डिफरेंट होगा ये समझिए, बट मेसोमेरिक इफेक्ट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन जो मेसोमेरिक प्रभाव था वो आंशिक रूप से, स्लाइटली मीन्स आंशिक रूप से अलग होता है। किससे? रेजोनेंस इफेक्ट से। बिकॉज रेजोनेंस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस का इस्तेमाल हम सभी प्रकार के संयुग्मन, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है हिंदी में संयुग्मन, सभी प्रकार के संयुग्मन में कर सकते हैं। मीन्स देखिए डबल सिंगल डबल, इस तरीके का अगर संयुग्मन है, कॉन्जुगेशन है, तब भी यहाँ पर आप रेजोनेंस इफेक्ट बोलोगे। अब यहाँ पर डबल सिंगल चार्ज, ये जैसे चार्ज है माइनस या फिर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी आप किसका यूज करोगे? रेजोनेंस या रेजोनेंस इफेक्ट बोल दोगे। यहाँ पर भी रेजोनेंस इफेक्ट बोलोगे। डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इन सभी कॉन्जुगेशन में हम रेजोनेंस इफेक्ट का यूज करते हैं। बट मेसोमेरिक इफेक्ट, लेकिन जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो केवल हम किस में देखते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स में। मीन्स इस तरीके के कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल डबल या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे डबल सिंगल और फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो उसमें आप मेसोमेरिक इफेक्ट को देखोगे। तो ये हर तरीके के कॉन्जुगेशन में इसका इस्तेमाल नहीं होता। ये चार्ज, जैसे अभी हमारा रेजोनेंस था, रेजोनेंस में हम चार्ज को भी, कॉन्जुगेशन में होगा हमारा चार्ज भी, तब भी हम रेजोनेंस इफेक्ट यूज करेंगे। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में किसी चार्ज से कोई मतलब नहीं है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन हो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तब हम मेसोमेरिक इफेक्ट निकालते हैं। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी यू कंसीडर फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करते किसी भी प्रकार के आवेश में। अब जैसे हमारे पास है ये 3 एग्जांपल, यहाँ पर समझाया गया है कि इस तरीके का कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा। अब देखिए डबल सिंगल डबल, इसमें यहाँ पर आप रेजोनेंस इफेक्ट भी कह सकते हो और मेसोमेरिक इफेक्ट भी, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी हम मेसोमेरिक इफेक्ट का यूज करेंगे। सेकंड, जैसे ये है डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट भी होगा और क्या होगा? मेसोमेरिक इफेक्ट, दोनों होंगे यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर जैसे डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये कहलाएगा रेजोनेंस इफेक्ट। इसे आप मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं बोलोगे, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट का किसी चार्ज से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हम इसके देखेंगे टाइप्स, ग्रुप्स के। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में अपने 2 तरीके के ग्रुप पढ़े थे, प्लस आई और माइनस आई। इसी तरीके से इसमें भी आप प्लस आर या फिर प्लस एम बोल सकते हो, माइनस आर और माइनस
M, इस तरीके के आप ग्रुप्स इसमें भी पढ़ोगे, ठीक है। तो उनको भी आपको ध्यान रखना है, सेम वही है जैसे वहां पर था ना, इसी तरीके से होगा सेम, ठीक है। तो आइए चलिए इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट हम अपने इसके ग्रुप्स देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है इसमें हमारा रेजोनेंस इफेक्ट के प्रकार। अब रेजोनेंस इफेक्ट को दो तरीके से बांटा गया है ग्रुप्स के आधार पर, प्लस आर इफेक्ट या फिर माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। अब प्लस आर ग्रुप क्या कौन से होंगे आपके, प्लस आर ग्रुप या प्लस एम बोल सकते हो, या ईडीजी मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सेम जैसे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट में थे ना प्लस आई और माइनस आई, तो यहाँ पर भी सेम वही होगा कि प्लस आई या प्लस आर कौन से ग्रुप होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किसी दूसरे परमाणु को, वो आपके किस में आ जाएंगे, प्लस आर ग्रुप में, या प्लस एम बोल सकते हो, जो आपका मन हो वो बोल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है माइनस आर। माइनस आर में कौन से ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे दूसरे एटम से, ये आपके क्या कहलाएंगे, माइनस आर या माइनस एम, ठीक है। अब इसकी थ्योरी समझिए, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्या होगा, इसमें जो सेंट्रल एटम होगा उस पर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, मींस ऐसे इलेक्ट्रॉन जो उस पर फालतू होंगे, अब वो इजीली जब उस पर ज्यादा होंगे, अधिकता होगी, तभी तो वो दूसरे को देगा ना, शेयर करेगा। अगर उस पर खुद पे ही कमी है तो वो दूसरे को क्या दे देगा, कुछ भी नहीं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे जिससे वो उन्हें डोनेट कर देगा, और कैसा ग्रुप कहलाएगा, प्लस आर। अब अगर सेंट्रल एटम पर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, मीन्स इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा प्रेजेंट नहीं है, तो वो दूसरे एटम को डोनेट भी नहीं करेगा, तो ऐसे ग्रुप क्या कहलाएंगे आपके, माइनस आर ग्रुप, ठीक है। अब इनकी थ्योरी देखिए, द ग्रुप्स विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू अदर एटम, वे समूह जो कि टेंडेंसी रखते हैं, क्षमता रखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की दूसरे परमाणु को, सच ग्रुप आर प्लस आर ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोल देते हैं, प्लस आर ग्रुप्स बोल देंगे। जैसे हमारे पास ये अल्कोहल है, ये अमीन ग्रुप है, NH2 बोलते हैं, ये हमारा एल्कोक्सी ग्रुप हो जाता है, OR। अब यहाँ पर ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है। इन सभी पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको डोनेट कर देंगे, और कैसे ग्रुप में आ जाते हैं ये हमारे प्लस आर ग्रुप में। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। माइनस आर में द ग्रुप्स विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज माइनस आर ग्रुप्स, वे ग्रुप जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके माइनस आर ग्रुप। द ग्रुप्स इन विच सेंट्रल एटम हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ग्रुप्स में सेंट्रल जो केंद्रीय धातु परमाणु है उस पर आपका कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे इसके एग्जांपल NO2 SO3H, ये हो गया एक ग्रुप आपका, COH और X, यहाँ पे कोई हाईलाइट लगा हुआ होगा, ये CO ग्रुप, COOR एस्टर, COCl COOH एसिड ग्रुप, ठीक है। तो ये सारे किसमें आ जाएंगे, माइनस आर ग्रुप या माइनस M। इसमें आपका यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये पहचान होनी चाहिए प्लस आर ग्रुप कौन से होंगे, माइनस आर ग्रुप कौन से होंगे, और वो कैसे देखकर पहचानोगे, जिस पर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रीली प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो प्लस आर में, और जिस पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं प्रेजेंट होंगे वो माइनस आर में आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हम इसकी देखते हैं एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन हमारी क्या है इसमें, स्टेबिलिटी किसकी, फ्री रेडिकल्स की। वो हम किसके आधार पर निकालेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट के। तो अब आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल्स की एक इफेक्ट और लगाया था, इसमें हमने कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। उसका यूज भी हम किसमें करते हैं, फ्री रेडिकल्स, कार्बोनियम आयंस और किसमें, एल्कीन्स में हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का यूज करते हैं। तो उसके आधार पर भी हम क्या निकाल सकते हैं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, और रेजोनेंस के आधार पर भी हम फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, बहुत सारे कंपाउंड्स दे दिए जाएं आपको, तो इनमें आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लगाना होगा और रेजोनेंस इफेक्ट भी। अब अगर ऐसा आता है सिस्टम, देखिए यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन दिख रहा है इन फ्री रेडिकल्स में, नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो डबल सिंगल फ्री रेडिकल, तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन सिस्टम है। अब हमेशा जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या करोगे, अब इनका आप ऑर्डर बनाओगे, ये देखो, अब ये बात तो क्लियर होगी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से वाले कंपाउंड्स होंगे, ये वाले 5, 6, 7, 8 वाले, क्योंकि इनमें कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। रेजोनेंस सबसे ज्यादा आपका इफेक्टिव प्रभाव होगा और ये ज्यादा स्टेबिलिटी देगा इन कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के। अब रेजोनेंस आने से ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे आपके। अब ये सारे तो अलग हो गए, अब ये कम स्टेबल होंगे। अब इनमें भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑर्डर बनाना पड़ेगा।
अब इनमें कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है आपका, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट करेगा भाई, इंडक्टिव इफेक्ट तो नहीं लगेगा यहाँ पर। इंडक्टिव इफेक्ट का तो आपने पढ़े हैं केसेस कि किस किस में इंडक्टिव इफेक्ट लगता है आपका, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर जब आप देखोगे इसको तो देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको ध्यान होगा कि जब हमने स्टेबिलिटी निकाली थी तो टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल था, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और फिर उसके बाद मिथाइल, तो सेम वही हो जाएगा। और आपको पता है किसके आधार पर, अल्फा हाइड्रोजन के आधार पर। देखते हैं यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पर 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 3 6 3 3 9, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, क्योंकि उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा बनेगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसका ऑर्डर इधर लिख लेना, यहाँ पर दिखा दोगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर क्या ऑर्डर आ जाएगा, नॉन कॉन्जुगेटेड को हम अलग कर लेते हैं और कॉन्जुगेटेड वालों का अलग ऑर्डर बना देंगे, ठीक है। अब आपको मैंने ये बात तो समझाई थी, सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाले होंगे। अब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर ये जो नॉन कॉन्जुगेटेड है इनका हम स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, टर्शरी सबसे पहले, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी, देन मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। अब इनमें क्या करेंगे, इनमें हम लगाएंगे रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि इनमें क्या है, कॉन्जुगेशन है, इनमें आपका रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा। अब रेजोनेंस इफेक्ट में एक बात ध्यान रखनी है, सेम जैसे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में याद रखा था कि जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स पाए जाएंगे किसी कंपाउंड्स में वो उतना ज्यादा स्टेबल, मीन्स उसकी उतनी ज्यादा आपकी क्या बनेंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, जिसकी वजह से एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो सेम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अल्टरनेशन देखना है। देखिए जैसे डबल सिंगल फ्री रेडिकल, एक अल्टरनेशन प्रेजेंट है इसमें देखोगे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 3 तो ये रहे और एक आप रिंग से बाहर भी नजर आ रहा होगा, देखो डबल सिंगल और फ्री रेडिकल। तो इसमें अल्टरनेशन कितने हैं, 4 इसमें है, इसमें एक ही अल्टरनेशन है। अब यहाँ पर देखोगे 2 रिंग लगी हुई है, 3 और 3 6 ये हो गए और 2 बाहर हो गए, 8 हो गए। इस तरीके से इसमें आपको ध्यान रखना है जितने ज्यादा अल्टरनेशन होंगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा अल्टरनेशन दिख रहे हैं, 3 क्या लगी हुई, रिंग लगी हुई है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बनेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा बनेगी एनर्जी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, मींस स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें आपको बस ये बात ध्यान रखनी थी। तो रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पर इनका क्या ऑर्डर आ जाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पर इन सब का क्या ऑर्डर आ जाएगा, सबसे पहले ये 8 वाला, फिर 7, फिर 6 और फिर 5th, 8th, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 7th और फिर उसके बाद आ जाएगा 6 और लास्ट में आपका 5th। इस तरीके से आपका ऑर्डर आ जाएगा रेजोनेंस इफेक्ट पर। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि ऐसा हो जाएगा ना कि बहुत सारे कंपाउंड्स आपको दिए हुए होंगे तो उनमें आपका रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लग रहा होगा, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका होता है रेजोनेंस इफेक्ट वाले होंगे कंपाउंड्स। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी दे देता है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस से मिल जाती है कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर, ठीक है। रेजोनेंस आने से कंपाउंड्स में क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, रेजोनेंस वाले को, मीन्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। जैसे हमारे पास ये था एग्जांपल, यहाँ पर क्या था कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी था और नॉन कॉन्जुगेटेड भी। तो सबसे ज्यादा तो हमेशा कौन सा सिस्टम रहेगा स्टेबल, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, देन उसके बाद नॉन कॉन्जुगेटेड। अब इनमें आपको ऑर्डर बना के देखना है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा तो उसके आधार पर हमने इसका ऑर्डर बना दिया, और कॉन्जुगेटेड में आपका रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो फटाफट से इसकी एक बार थ्योरी भी देखिए। Stability of free radical can be measured on the basis of hyperconjugation as well as resonance effect। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम किस किस के आधार पर निकाल सकते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पर भी और हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर भी। द फ्री रेडिकल्स हैविंग कॉन्जुगेशन आर मोर स्टेबल, वे फ्री रेडिकल्स जिनमें कॉन्जुगेशन पाया जाएगा वो ज्यादा स्टेबल होंगे देन नॉन कॉन्जुगेटेड फ्री रेडिकल्स, नॉन कॉन्जुगेटेड फ्री रेडिकल्स की कंपेयर में, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि उनमें क्या लगता है, रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ हो। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसमें हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखिए हमने कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी थी, आपको ध्यान आ रहा होगा
इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर भी हमने देखी थी, हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर भी, और अब हम रेजोनेंस के आधार पर भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तीन इफेक्ट के आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, जो कॉन्जुगेटेड कार्बोकैटायंस होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे देन नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोकैटायन से। ठीक है, सेम वही ऐसी ऑर्डर निकालेंगे हम इनका भी, जैसे अभी हमने फ्री रेडिकल्स का निकाला था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इन कार्बोकैटायन द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कॉन्जुगेशन एज वेल एज रेजोनेंस इफेक्ट। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो हम किस किस के आधार पर निकाल सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर भी, हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर भी, और रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पर भी। द कॉन्जुगेटेड कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोकैटायंस, जो कॉन्जुगेटेड कार्बोकैटायंस होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे देन किसकी कंपेयर में, नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोकैटायन के, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। अब क्या करेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे। सेम क्या करेंगे, जो कॉन्जुगेटेड है उनको अलग कर लो और नॉन कॉन्जुगेटेड है उनको अलग। ये कॉन्जुगेटेड हो गया सिस्टम, ये नॉन कॉन्जुगेटेड हो गया, इन दोनों को अलग कर लो। अब कॉन्जुगेटेड में हमारा कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट लिख दो यहाँ पर। अब इनमें कौन सा इफेक्ट काम करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक, अब सेम हाइपर कॉन्जुगेशन लगा लो चाहे इंडक्टिव लगा लो, उसके आधार पर हमारा सेम ही ऑर्डर निकल कर आता है कार्बोकैटायन का। जैसे अभी हमने फ्री रेडिकल्स का निकाला था इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर, उसके हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर, तो सेम निकल। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर देख लो या इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर देख लो, सेम ही आएगा निकल कर। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, एक भी अल्फा हाइड इसके आधार पर देखोगे, जब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के आधार पर देख रहे हो तो क्या देखोगे, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 3 है, यहाँ पर कितने होंगे 6, यहाँ पर हो जाएंगे 9। ठीक, अब सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। अब वही ऑर्डर सेम आपको पता है क्या रहेगा ऑर्डर, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और फिर मिथाइल, ये हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम निकालते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर, तो उसमें हम क्या देखते हैं, प्लस आई ग्रुप को देखेंगे। यहाँ पर एक भी प्लस आई ग्रुप नहीं है, जिससे क्या होगा, अब जब प्लस आई ग्रुप का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, जिससे वो चार्ज डेंसिटी को कम कर देगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपके 2 है, यहाँ पे 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये 3 प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसके चार्ज को न्यूट्रल करेंगे, कम करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट देख लो या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, कोई सा भी एक प्रभाव देखना है आपको, ऑर्डर आपका वही निकल कर आ जाएगा, TSP, और फिर उसके बाद मिथाइल, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसमें आपका रेजोनेंस के इफेक्ट, रेजोनेंस लगेगा। अब रेजोनेंस में मैंने आपको बताई दिया, क्या देखोगे, अल्टरनेशन, जिसमें ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, और जिसमें नहीं है वो कम स्टेबल। ठीक है, जिसमें कम है अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 3 अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड है, और एक रिंग से बाहर भी डबल, सिंगल और चार्ज, ये भी हो रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड है, और इसमें कम है, देखो डबल, सिंगल और क्या है आपका चार्ज, इसमें एक ही अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड है, इसमें ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगी 6 देन 5। ये आ जाता है रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पर। और अगर हम इन सब की एक साथ कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा पहले आप इनको रखोगे, फिर उसके बाद आप इनको रखोगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ हो। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी आपको ध्यान होगा हमने किसके आधार पर निकाली थी, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर। इसमें आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगता, ये उसकी ड्रॉबैक में भी बताया था मैंने आपको, लिखवाई थी ड्रॉबैक कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी नहीं बताता। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट 2 कंडीशन में होता है आपका, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए और कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2। कार्बेनाइन में कार्बन कैसा हो जाता है, sp3, इसलिए वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगता। तो यहाँ पर आपके 2 इफेक्ट काम करेंगे, इंडक्टिव और कौन सा, रेजोनेंस इफेक्ट। अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस है बिल्कुल, जैसे अभी मैंने आपको 2 एप्लीकेशन पढ़ाई है सेम, कि जो कॉन्जुगेटेड कार्बेनाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा नॉन कॉन्जुगेटेड की कंपेयर में, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस आने से कंपाउंड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप सेम वही प्रोसेस करोगे, ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसको अलग कर दोगे, ये नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब नॉन कॉन्जुगेटेड में यहाँ पर हमारा कौन सा इफेक्ट लगेगा, केवल इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का आपको पता होगा ये कैसा ग्रुप था, एल्काइल ग्रुप, प्लस आई में आ जाएगा। प्लस आई का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। यहाँ पर आपका कोई सा भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
अब आपको ध्यान होगा, अब जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज तो पहले से ही था। अब इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट करेगा तो वो भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, मीन्स चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी कार्बन आयन की, और ये अनस्टेबल हो जाएगा। आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी ध्यान आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ये वाला, क्योंकि इसमें एक भी माइनस कैसा भी ग्रुप नहीं होता। सबसे पहले ये होगा, फिर ये वाला हो जाता है, फिर ये सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्शरी। टर्शरी सबसे लास्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाता है, क्योंकि प्लस आई ग्रुप बढ़ने से चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट में समझा है। तो इन सभी का इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा मिथाइल, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्शरी। ठीक है, टर्शरी कार्बन आयन, ये सारा हो जाएगा। इसमें रेजोनेंस के आधार पर देखोगे, रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पर, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जिसमें अल्टरनेशन और पाई बॉन्ड जितना ज्यादा वो उतना स्टेबल। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पर 3 और 4 अल्टरनेशन हो रहे हैं, यहाँ पर एक ही अल्टरनेशन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये 6 और देन 5। तो जब आप इन सब का टोटल लिखोगे तो सबसे पहले तो यही आएंगे, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू नॉन कॉन्जुगेटेड के। तो 6 और 5 सबसे पहले, फिर देन उसके बाद आ जाएगा ये वाला मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और देन टर्शरी। तो ये आपका आ जाता है ऑर्डर स्टेबिलिटी का। ठीक है, अब इसकी एक बार थ्योरी समझिए। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नॉन कॉन्जुगेटेड अलग करोगे, कॉन्जुगेटेड अलग, फिर सबसे पहले कॉन्जुगेटेड को रखोगे क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, फिर उसके बाद नॉन कॉन्जुगेटेड का ऑर्डर बना दोगे। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, अब देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव एज वेल एज रेजोनेंस इफेक्ट। कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो हम किसके आधार पर निकालते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर और रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पर। कॉन्जुगेटेड कार्बन आयंस आर मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बन आयंस। कॉन्जुगेटेड कार्बन आयंस जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बन आयंस के। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का क्लियर हुआ हो। जब मैं आपको टेलीग्राम पर नोट सेंड करूंगी तो उसमें आपको इनके रीजंस भी मैं लिखवा दूंगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि अब हम अपनी थ्योरी कम करेंगे, थोड़ी सी समझने का ज़्यादा करेंगे ताकि हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो हम वही कर रहे हैं। रीज़न हालांकि मैं लिखवा देती, फिर वही बात है, ज़्यादा थ्योरी हो जाती। तो आप उनको नोट्स की फॉर्म में जिन बच्चों को लिखना है वो लिख लेना, मैं नोट्स सेंड कर दूंगी उस पर टेलीग्राम पर, वहाँ से आप सभी देख सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इसमें हमारी बेसिक कैरेक्टर, बेसिक गुण निकालना किसी कंपाउंड का। अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हम बेसिक कैरेक्टर निकालेंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी को लेकर चलेंगे, जो कि आपकी लुइस ने दी थी। आप सभी ने पढ़ी होगी, इंटर में बहुत सारी थ्योरी दी गई थी एसिड और बेस को लेकर। तो ये आपकी थ्योरी दी थी लुइस साइंटिस्ट ने, जिसे हम एसिड बेस थ्योरी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट भी इसी को बोलते हैं। अब उन्होंने क्या कहा था कि जो कंपाउंड इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो अच्छा एसिड होगा, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा वो कैसा कहलाएगा, अच्छा बेस कहलाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरी को ध्यान रखकर हम रेजोनेंस इफेक्ट इसमें लगाएंगे। तो अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन स्टेबल होंगे मींस कॉन्जुगेशन में आएंगे, वो इजीली डोनेट कर पाएगा एटम, नहीं, क्योंकि वो स्टेबल हो जाते हैं। रेजोनेंस स्टेबिलिटी प्रदान करता है कंपाउंड को। अब वो स्टेबल हो गए तो वो इजीली एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करेगा। कैसा एसिड होगा, कैसा बेस होगा, वीक बेस। अब जिसके इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं आएंगे वो कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे, मीन्स वो एटम इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और ये जो उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी है, ये आपकी क्या कहलाती है, बेसिक कैरेक्टर कहलाता है। तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा या अच्छा बेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने रिलेशन भी लिख दिया है कि रेजोनेंस इफेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके बेसिक कैरेक्टर के, मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट अगर बढ़ रहा है कंपाउंड में तो उसका बेसिक कैरेक्टर हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसकी थ्योरी देखिए, फिर मैं एग्जांपल के साथ इसको समझा दूंगी अच्छे से। रेजोनेंस इफेक्ट विल डिक्रीज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड्स। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है बेसिक कैरेक्टर में क्षारीय गुण कंपाउंड का, यौगिक का क्या करता है, डिक्रीज करता है, घटाता है। बिकॉज इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कॉन्जुगेशन का पार्ट हो रहे हैं, संयुग्मन का पार्ट हो रहे हैं, हैव बीन स्टेबलाइज, वो क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ एटम विल डिक्रीज, इसलिए एटम की, परमाणु की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मीन्स घट जाती है। अब देखिए, इसका रिलेशन ध्यान रखना है आपको कि रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा बढ़ रहा होगा तो बेसिक कैरेक्टर हमेशा कंपाउंड का डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल है हमारे पास दो कंपाउंड, इथाइल एमीन और क्या है, ये आपका है एनिलीन। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं फिनाइल अमीन। ठीक है, इसका नाम होता है एनिलीन। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं एनिलीन, इसको हम बोलते हैं एनिलीन।
अब देखिए यहाँ पर जो ये कंपाउंड दिख रहा है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको देखना है कि ये अगर कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं तो स्टेबल हो जाएंगे, मीन्स बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक, ये डोनेट नहीं कर पाएगा एटम। और अगर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं आते तो कैसे हैं, अनस्टेबल है, मीन्स इजिली डोनेट कर देगा। क्या दिखा रहा है, बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, अच्छा बेस बोल सकते हैं उसको आप, ठीक। अब यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन आपको नजर आ रहा है नहीं। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो ये कॉन्जुगेशन में आ जाते, ऐसे डबल, सिंगल और इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपको कोई कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा, मीन्स इलेक्ट्रॉन कैसे है, फ्री है, तो ये डोनेट कर पाएगा, अच्छा बेस कहलाएगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पर है ये वाला सेकंड कंपाउंड, इसमें आपको दिख रहा है अच्छा खासा नजर आ रहा होगा, ये रिंग है, रिंग में कॉन्जुगेशन दिख रहा है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। चलो ये बात छोड़ो, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसके कॉन्जुगेशन में आ रहे, कैसे देखो, डबल, सिंगल और इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए, कॉन्जुगेशन में आ गए। अब ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन इजिली इनको डोनेट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए कैसा हो जाता है, वीक बेस हो जाता है। तो अगर हम इसका बेसिक कैरेक्टर निकाले तो सबसे ज्यादा अच्छा बेस आपका ये कहलाएगा, देन उसके बाद ये हो जाएगा। फर्स्ट अच्छा बेस होगा, सेकंड आपका कम होगा क्योंकि उसमें रेजोनेंस आ गया, ठीक है। रेजोनेंस आने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कंपाउंड की, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम एसिडिक कैरेक्टर और निकालते हैं अपना। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसमें हमारी एसिडिक कैरेक्टर। रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, इसका रीजन समझिए। जैसे हमारे पास है ये दो कंपाउंड्स, अब आपको पता है एसिडिक नेचर हम कैसे निकाल लेते हैं, एसिड कौन हो रहा था, जो एचाइन प्रोटॉन को क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था, वो अच्छा एसिड था। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसमें से एचाइन निकाल देंगे तो हमारा कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बनता है, सभी को याद होगा, ये यहाँ एचाइन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर निकालोगे, यहाँ पर भी सेम O नेगेटिव बन जाएगा और एचाइन निकल जाएगा, O नेगेटिव और एचाइन। अब मैंने आपको कार्बोनाइल, अब ये डिपेंड करता है एसिडिक कैरेक्टर जो आपका कॉन्जुगेट बेस बना है, मीन्स ये वाला जो आपका एच आयन निकालने पर जो बनता है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसकी स्टेबिलिटी पर आपका क्या करता है, डिपेंड एसिडिक कैरेक्टर। अगर ये स्टेबल होगा तो एसिडिक कैरेक्टर उस कंपाउंड का हमेशा इंक्रीज करेगा वो कंपाउंड, या उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक। अब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको स्टेबिलिटी पढ़ाई थी कार्बोनाइल की, कौन सा कार्बोनाइल ज्यादा स्टेबल होगा वो ध्यान रख लेना, बस इजी है, ठीक है। वही आपका अच्छा भी एसिड कहला देगा। अब जो कार्बोनाइल कॉन्जुगेटेड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस आने से कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा देन नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल से, ठीक है, जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। अब क्या होता है, सेम वही रीजन हो जाए। अब क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर क्या निकल कर आएगा, जो कार्बोनाइल जितना ज्यादा स्टेबल उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो ये स्टेबल है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होगा और इसका कम होगा, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, सेकंड और फिर फर्स्ट। सेकंड का एसिडिक कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होगा फर्स्ट के कंपेयर में। क्यों, इसके लिए मैंने ये इंपॉर्टेंट लिख दिया है ताकि आप सभी को कंफ्यूजन ना हो। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा कंपाउंड का, ठीक है, या उतना ज्यादा वो अच्छा एसिडिक कहलाएगा आपका, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और लिखी है मैंने, जो मैंने अभी आपको पीछे वो पढ़ाया ना बेसिक कैरेक्टर, उसका भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कॉन्जुगेटेड कंपाउंड जो होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर हमेशा कम रहेगा। किसकी कंपेयर में, नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड की कंपेयर में। जिनमें कॉन्जुगेशन नहीं है उनका बेसिक कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होगा। इसका रीजन मैंने आपको समझा ही दिया है। अब इसकी थ्योरी, रेजोनेंस इफेक्ट विल इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड। रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा बढ़ाता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड, जो इनका एसिडिक कैरेक्टर, बिकॉज इट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोनाइल, क्योंकि ये कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। रेजोनेंस आने से कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ हो। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर आप एक चीज और कर सकते हो, जैसे मैंने वहां पर अभी बेसिक कैरेक्टर लिखवाया था ना, तो यहाँ क्या लिखाओगे, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेजोनेंस इफेक्ट के। रेजोनेंस इफेक्ट जितना बड़ा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो। यहाँ पर हमारी यूनिट की 4th ये हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारी 5th यूनिट इसमें स्टार्ट होगी, उसके हम फटाफट से टॉपिक्स करेंगे कंप्लीट। फिर उसके बाद हमें अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने हैं, तो सभी अच्छे से पढ़ते रहिए और फेस्टिवल्स को भी इंजॉय करते रहिए, क्योंकि फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं आपके सभी के बीच में। और अपनी पढ़ाई का भी देख के चलिए, ठीक है, उनमें भी आपका लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपके करीब आ रहे हैं, तो उसका भी लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।